हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज द कोल्ड वॉर एरा। ये जो चैप्टर है ये आपके आने वाले जितने भी चैप्टर्स है इसका बेस क्रिएट करता है। अगर आप ये चैप्टर को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं तो आने वाले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स होगी। सो आपको ये चैप्टर पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से समझना है। जब मैं ये चैप्टर को डिस्कस करूंगा तो इसके साथ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, और इसके साथ ही कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, मैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग चैप्टर का नाम ही देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर एरा। ये जो वर्ड है कोल्ड वॉर, वॉर तो आप लोगों को पता होगा। वॉर मतलब क्या होता है? फाइट, लड़ाई। कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर में क्या होता है और ये किनके बीच हुआ? तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो वॉर है कोल्ड वॉर, ये दो ग्रुप्स के बीच में हुआ। एक जो ग्रुप था ये ग्रुप था कैपिटलिस्ट, ये ग्रुप था कैपिटलिस्ट, और दूसरा जो ग्रुप था वो था कम्युनिस्ट। सो एक तरफ कैपिटलिस्ट कंट्री थी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट कंट्री थी। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कैपिटलिस्ट क्या होता है और कम्युनिस्ट क्या, तो आप क्लास 11 का मेरा वीडियोस जो है वो आप उसे देख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, सो कैपिटलिस्ट मतलब एक ऐसा कंट्री जहां पे प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट इंडस्ट्री को इनकरेज किया जाता है। जैसे अमेरिका एक प्राइवेट कैपिटलिस्ट कंट्री है, मतलब वहां प्राइवेट कंपनीज है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज है। कम्युनिस्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ मैक्सिमम जो भी चीज होती है, जो भी इंडस्ट्री होती है, जो भी इकोनॉमी होती है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो कम्युनिस्ट वाले में जो भी कंट्री के रिसोर्स होते हैं, जो भी कंट्री की इंडस्ट्री है, कोई कंपनीज है, वो जनरली वो गवर्नमेंट कंट्रोल होगी, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेंगे, सरकारी कंपनी होगी। तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये कोल्ड वॉर जो है ये दो ग्रुप के बीच में हुआ। एक तरफ बहुत सारी कैपिटलिस्ट कंट्री थी, एक तरफ बहुत सारी कैपिटलिस्ट कंट्री थी और दूसरी तरफ बहुत सारी कम्युनिस्ट कंट्री थी। अब इस कैपिटलिस्ट कंट्री को जो लीड कर रहा था वो था यूएसए। इस कैपिटलिस्ट कंट्री में, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज का जो ग्रुप जो था, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लीड कर रहा था उसे, वो था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट कंट्री को जो लीड कर रहा था वो था यूएसएसआर। तो बहुत बार हम लोग इवन ऐसे भी बोलते हैं कि कोल्ड वॉर जो है वो यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में हुआ। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि यूएसए रिप्रेजेंट कर रहा था एक कैपिटलिस्ट कंट्री को और यूएसएसआर रिप्रेजेंट कर रहा था एक कम्युनिस्ट कंट्री को। सो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर से क्या समझते हो? तो इसका आंसर है कि कोल्ड वॉर एक एरा है। ये कब से कब तक चला? ये जो कोल्ड वॉर जो है ये चला आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के 1991 तक चला ये। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1945 में खत्म हुआ था। सो 1945 से धीरे धीरे ये बिल्डअप होगा, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होगा और ये चलेगा 1991 तक। सो ये है टाइम पीरियड कोल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 1991 तक। और कौन लोग थे इसमें? इसमें कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री थी। कैपिटलिस्ट वाले को लीड कर रहे थे यूएसए, कम्युनिस्ट वाले को लीड कर रहे थे यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर क्या है, आप इसे कैसे बोल सकते हो? कोल्ड वॉर एक इवेंट है जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1947 से 1991 तक चला, और इस टाइम में जो है यूएसए और यूएसएसआर
जो है वो एक दूसरे से बहुत ही हॉस्टाइल थे। हॉस्टाइल का मतलब यहाँ पे है कि एक तरह का दुश्मनी। आज भी यूएसए एंड यूएसएसआर को अगर आप देखो तो रिलेशन बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते हम लोग। सो कोल्ड वॉर के टाइम में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक तरह की टेंशंस जो है वो क्रिएट होंगी। कोल्ड वॉर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको जरूर याद रखना है। कोल्ड वॉर की एक इंपॉर्टेंट फीचर है, अब वो ये है कि ये कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए या फिर यूएसए या फिर यूएसएसआर जो है ये लोग कभी डायरेक्टली फाइट नहीं करेंगे, ये लोग डायरेक्टली कभी वॉर नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यूएसए बॉम्ब गिराएगा यूएसएसआर पे, यूएसएसआर अपने फाइटर प्लेन भेजेंगे यूएसए पे, नहीं होगा। तभी तो इसे कोल्ड वॉर बोलते हैं। ये दोनों वॉर तो करेंगे लेकिन किसी थर्ड कंट्री में, किसी थर्ड कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं ये इसे। अच्छा मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके सो तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक ये कंट्री है, ये कंट्री ए है और ये दूसरा कंट्री है कंट्री बी। तो कोल्ड वॉर के टाइम में क्या होता था कि यूएसए और यूएसएसआर जो है ये डायरेक्टली फाइट नहीं करते थे। यूएसए हेल्प करता था ए कंट्री को और यूएसएसआर हेल्प करता था बी कंट्री को, और ए और बी के बीच में किसी रीजन को लेके मान लीजिए वॉर है, किसी रीजन को लेकर के ए और बी जो है आपस में वॉर कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है, टेंशन है ए और बी के बीच में। तो यूएसए एक कंट्री को सपोर्ट करेगा, यूएसएसआर दूसरे कंट्री को सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? वेपन्स भेजेगा, वेपन्स सेंड करेगा, मनी देगा। ओके इंटरनेशनल बाकी जो भी कंट्रीज है उसमें इसके लिए सपोर्ट जो है ये करेगा इसे। सो ये था कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के टाइम में देखो ये लोग डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली वॉर नहीं कर रहे हैं, ये लोग किसी थर्ड कंट्री में जाके वॉर कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। कौन कौन से कंट्रीज में ऐसा हुआ, कुछ कंट्रीज के नाम देख लेते हैं। कहां कहां पे इन लोगों ने इस तरह के इवेंट किए, जैसे एग्जांपल क्यूबा, क्यूबा में हुआ, वियतनाम में हुआ, कोरिया में हुआ। सो क्यूबा, वियतनाम, कोरिया, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है जहां पे कोल्ड वॉर, जहां पे यूएसए और यूएसएसआर जो है वो लोग लड़ रहे थे। एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा था यूएसए, दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। नाउ ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड बताया। टाइम पीरियड था यहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 1991 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो डेट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। 1991 क्यों? 1991 में क्या हो गया? सो 1991 में यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर जो है इसका ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया। यूएसएसआर पहले एक बड़ा सा एक कंट्री था, वो छोटे छोटे कंट्रीज में वो टूट गया, वो छोटे छोटे कंट्रीज में टूट गया। यानी कि 1991 क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें यूएसएसआर जो है वो टूट गया। यूएसएसआर में एक्चुअली उसके अंदर टोटल 15 कंट्री वहां से बाहर आए। जब वो टूटा, यूएसएसआर जब टूटा तो वहां से टोटल 15 कंट्री, जो 15 न्यू कंट्री जो है वो फॉर्म हुए। उनमें से एक था रशिया, उनमें से एक था रशिया। सो 1991 में यूएसएसआर का ब्रेकडाउन होता है, और ये जो ब्रेकडाउन होता है ये हमारा सेकंड चैप्टर है एक्चुअली। चैप्टर 2 जो है ये यही है कि यूएसएसआर का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पहला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड चैप्टर इससे टोटली रिलेटेड है, थर्ड चैप्टर भी रिलेटेड है। तो यहां तक आई होप कोल्ड वॉर क्या है ये आपको क्लियर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड मैं इसे इरेज कर देता हूं। फाइन, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। ओके तो यहाँ ओवरव्यू दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको स्टोरी समझाया बेसिकली वही स्टोरी यहाँ पे गिवन है। तो मैं लाइन बाय लाइन रीड करके आपको जो है इसे एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली
इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होता है हम लोग ये समझने वाले हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, पूरे वर्ल्ड को इस इवेंट ने इफेक्ट किया था। तो यहाँ पे कोल्ड वॉर के टाइम में टोटल कितने कौन कंट्रीज आपस में फाइट कर रहे थे? यूएसए और यूएसएसआर। यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम में पूरे वर्ल्ड में दो मेजर सुपर पावर थे, टोटल 2 सुपर पावर थे। कोल्ड वॉर के टाइम में 2 सुपर पावर थे, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। यूएसए का तो इजी सा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मैं रिपीट करता हूं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फुल फॉर्म पूछा गया है यूएसएसआर का एग्जाम्स में, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नाउ सो ये कोल्ड वॉर के टाइम में टोटल कितने सुपर पावर थे? ये 2 सुपर पावर थे। ये लोग आपस में वॉर में इन्वॉल्व थे, ऑल्दो वो कैसा था? कोल्ड वॉर था। तो इस टाइम पीरियड को, क्योंकि इस समय 2 सुपर पावर थे और बाकी जो कंट्री थे, जो छोटे छोटे कंट्री जो थे, वो लोग या तो यूएसए का साइड ले रहे थे या फिर यूएसएसआर का। कोई कंट्री यूएसए के साथ जा रहा था, तो कोई कंट्री यूएसएसआर के साथ जा रहा था। एक थर्ड ऑप्शन भी था नैम का, ये हम लोग बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 2 सुपर पावर है और कंट्री जो है या तो यूएसए के साथ जा रहा है या तो यूएसएसआर के साथ जा रहा है, तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को, ये जो 1945 से 1991 का जो टाइम पीरियड है, इसे हम लोग बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। बाईपोलर वर्ल्ड, क्योंकि उस समय पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 ग्रुप में बंट गया था। वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज, काफी सारे कंट्रीज जो है, जो मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, वो या तो यूएसए के साइड थे या तो यूएसएसआर के साइड थे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं बाईपोलर। बाई मतलब होता है 2, बाई जो वर्ड है उसका मतलब होता है 2। तो 2 पोलर, टोटल वर्ल्ड में 2 पोल थे। 2 पोल मतलब एक पोल हो गया यूएसए, दूसरा पोल हो गया यूएसएसआर। यूएसएसआर, बहुत बार यूएसएसआर को सोवियत यूनियन जो है इस चैप्टर में इस वर्ड से लिखेंगे, तो सोवियत यूनियन अगर बोल रहे हैं तो बेसिकली वो यूएसएसआर का ही बात कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरह से ये लोग कोल्ड वॉर में ये लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन से कंट्री में इन लोगों ने कोल्ड वॉर किया। जैसे हम लोगों ने देखा था एग्जांपल, कॉन्गो एक एग्जांपल है, क्यूबा है, वियतनाम, कोरिया। इसके साथ हम लोग फिर चैप्टर, इसके बाद में सेकंड पार्ट में हम लोग जो है वो लोग नैम को समझेंगे। हम लोग नैम का फुल फॉर्म याद रखना है, नॉन अलाइन मूवमेंट। नैम का फुल फॉर्म जो है वो है नॉन अलाइन मूवमेंट। ये नैम क्या है? इन शॉर्ट मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगा इसे डिटेल में। अभी अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली नैम जो है ये ग्रुप है कंट्रीज का, जिन लोगों ने ना तो यूएसए का साइड चुना ना ही यूएसएसआर का। इन लोगों ने बोला कि हम लोग दोनों का साइड नहीं चुनेंगे, हम लोग अपना अकेले रहे, हम लोग अकेले रहेंगे, हम लोग किसी भी कंट्री को वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे, यूएसए को सपोर्ट नहीं करेंगे, यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपना खुद में अपना इन्वॉल्व रहेंगे, हम लोगों को वॉर नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी, इंडिया उनमें से एक था। सो नॉन अलाइन मूवमेंट, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो ये नैम जो कंट्रीज है, इन लोगों ने एक तरह से चैलेंज किया किसे? दोनों ही सुपर पावर को। 2 सुपर पावर के जो डोमिनेंस जो था, डोमिनेंस मतलब उनका, डोमिनेंस वर्ड का मतलब है कि उनका जो एक तरह से राज चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, उनका जो एक रुतबा था, उसको चैलेंज किया। चैलेंज करके ये कहा कि हम लोग किसी कंट्री को नहीं चुनेंगे, नॉन अलाइंड, किसी की तरफ अलाइन नहीं होंगे। अलाइन मतलब साथ जाना किसी के, तो हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे, नॉन अलाइंड। और इसी से एक नया एक टर्म निकल के आएगा, वो है नियो, NIEO, नियो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये नियो क्या है, फिर हम लोग नाम समझने के बाद इसको हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली ओवरव्यू में बता रहा हूं अभी। तो नियो में बेसिकली जो कंट्रीज, जो नैम वाली कंट्रीज है, वो लोग अपना कंट्री में डेवलपमेंट करने का ट्राई करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने का ट्राई करेंगे। और ये नैम के बारे में काफी ईयर में क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है। सो चलिए आगे हम लोग ओवरव्यू से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे क्वेश्चंस वगैरह है, यूएसएसआर ब्रेकडाउन होने के बाद में
1991 में जब यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन होने के बाद में टोटल उसमें से कितने कंट्री निकली? 15 कंट्री, 15 कंट्रीज जो है वहां से निकले। उन 15 में जो सबसे मेजर कंट्री था, सबसे पावरफुल कंट्री जो था, वो था रशिया। सो इसीलिए यहां देखो देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर? यूएसएसआर का पुराना जो यूएसएसआर है उसका नया नाम क्या है? तो रशिया। फिर आप जैसे देखो, अच्छा, ये यूएसएसआर जो है द यूनियन ऑफ, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर विच सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। यूएसएसआर कब बना? जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर तो एक तरह से 15 कंट्रीज का ग्रुप है और इसका ब्रेकडाउन हुआ 1991 में। लेकिन ये यूएसएसआर ग्रुप जो है ये बना कब था? तो ये एक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में 1917 में, तो उसके थ्रू ये बना था। सो पहला ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये है 1917। ये वाला का तो हम लोगों ने देख लिया, नया नाम जो है वो है रशिया। नाउ अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? देखो ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1939 से 45 तक, 1945 तक, हमारे इंडिपेंडेंस होने से 2 साल पहले तक। हम लोगों ने भी पार्ट लिया था इसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ऑल्दो हम लोग उस समय ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स थे हमारे कंट्री में, तो हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने भेजा था लड़ने के लिए, अपने मन से तो नहीं गए थे। अच्छा, सो अच्छा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है, तो ये 1914 से 1919 तक चलेगा, ये 1918-19 तक चलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1914 से 1917 18 19 18 तक जो है ये चलेगा। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये खत्म हुआ था, इसके लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, ये आप लोगों को भी पता हो। इस समय अमेरिका ने, यूएसए ने क्या किया था? जापान के ऊपर में एक एटम बम गिरा दिया था। जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी जो सिटी जो है उसके ऊपर एटॉमिक अटैक किया था, एटम बम जो है वो गिरा दिया था। सो फाइनली इससे जापान सरेंडर हो गया था। सो 1945 में ही हुआ था वो भी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2020 का है, जस्ट पिछले ईयर का है। पूछ रहे हैं कि कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूछ रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक लगभग चला। ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बम, एटम बम कब गिराया गया? 1945 में गिराया गया, तो यानी कि ये बाद में हुआ। नेटो क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये पहला और दूसरा, ये नैम कब फॉर्मेशन हुआ? तो ये 1961 में फॉर्म होगा, ये 1961 में। नेटो का फॉर्मेशन कब होगा? तो ये हम लोग देखेंगे, इसका फॉर्मेशन जो है वो 1949 में होगा। सो नेटो का फॉर्मेशन 1949 में होगा। वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट होगा। फिर एटम बम कब गिराएंगे? 1945 में गिराएंगे। और नैम का समिट, नैम जो है इसका समिट होगा 1961 में होगा। ये नैम टॉपिक हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन 2016 का यहाँ है, Why was the end of Second World War considered to be beginning of the Cold War? So इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको आगे थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। सो जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो भी कंट्रीज जो थी वो डायरेक्टली, जो यूएसए जो थी और यूएसएसआर जो थे, सो यूएसए और यूएसएसआर ये लोग डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली वॉर नहीं कर रहे थे, किसी थर्ड कंट्री में जाके वॉर कर रहे थे। काफी एग्जांपल्स है, जैसे क्यूबा, वियतनाम, कोरिया, कांगो। सो उसमें से अभी हमारे जो चैप्टर में है ये है क्यूबा, तो थोड़ा क्यूबा को समझते हैं कि क्यूबा में किस तरह से ये लोग फाइट कर रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर। पहले मैं आपको मैप में क्यूबा का एक बार लोकेशन दिखाता हूं। तो मैं आपको क्यूबा का पहले आपको लोकेशन दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये है हमारा कंट्री। यहाँ हमारे कंट्री से वेस्ट में अगर हम लोग जाते हैं, सो वेस्ट में ये देखिए, ये वाला पार्ट है, ये रशिया है। और
यहाँ पे है यूएसए, अमेरिका, अटलांटिक ओशन के इस तरफ। क्यूबा छोटा सा कंट्री, यहाँ पे देखिए ये रहा छोटा सा कंट्री, ये रहा क्यूबा। तो यानी कि यूएसए और यूएसएसआर क्यूबा में फाइट कर रहे थे एक दूसरे से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। समझेंगे हम लोग कैसे। हम लोग जो यहाँ टर्म यूज करते हैं यूएसएसआर, मैंने जैसे आपको बताया कि यूएसएसआर में टोटल 15 कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज थी। तो एक बार हम लोग यूएसएसआर का लोकेशन देख लेते हैं। अमेरिका का तो लोकेशन ये रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे क्यूबा देख रहे हो बगल में है। यूएसएसआर कहाँ है? अभी मैप में कहीं यूएसएसआर नजर नहीं आएगा, क्योंकि यूएसएसआर का तो ब्रेकडाउन हो गया 1991 में, वो तो टूट गया। और टूट के वहां से टोटल 15 कंट्रीज जो है वो 15 कंट्रीज जो है वो निकले हैं। कौन कौन से कंट्रीज है देखते हैं। रशिया सबसे बड़ा कंट्री, देखो काफी काफी बड़ा कंट्री है रशिया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम देखो। ये रीजन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। तो ये अभी जो मैं कंट्री का नाम बता रहा हूँ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये कंट्रीज जो यहाँ पे तुमको नजर आ रहे हैं, ये कंट्रीज भी जो है यूएसएसआर के पार्ट थे। तो यूएसएसआर के ये पार्ट है, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। तो ये जो है ये भी यूएसएसआर के पार्ट है, पार्ट थे। अभी तो नहीं है, अभी तो टूटने के बाद में अलग हो गया, इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके अलावा कुछ और कंट्री भी यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, तो यहाँ कंट्री एक मैं दिखाता हूँ। यहाँ जैसे अगर कंट्री देखोगे तो यहाँ पे ये कंट्री है अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। अच्छा मैं एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ। सो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रीज है, अजरबैजान, आर्मेनिया। सो ये भी फॉर्मल यूएसएसआर के पार्ट है। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज और है, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, ये भी यूएसएसआर का पार्ट थे। तो यूएसएसआर पहले काफी बड़ा था, उसमें रशिया था, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी कंट्रीज जो है ये यूएसएसआर के पार्ट थे। ओके, तो ये है यूएसएसआर। यहाँ पे जैसे देख ये रहा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। रिसेंटली अजरबैजान और आर्मेनिया में वॉर हुआ था कुछ हफ्ते पहले। सो ये जो है ये सभी यूएसएसआर के पार्ट थे। यूएसएसआर का ब्रेकडाउन होने के बाद में ये अलग कंट्री बने। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग क्यूबा को हम लोग समझने वाले थे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आपके बुक में भी मैप दी गई होगी, आप वहां पर भी एक बार देख सकते हैं कि देखो ये यूएसएसआर में देखो कितने सारे ये रेड वाली जो कंट्रीज जो है ये है। ये देखो यूएसएसआर कितना बड़ा है, ठीक है। अभी तो ब्रेकडाउन होने के बाद में काफी कंट्रीज निकल गए हैं। अभी भी रशिया सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, लेकिन काफी बड़ा कंट्री है। क्यूबा कहाँ पे है? क्यूबा यहाँ पे है। क्यूबा जो है वो यहाँ पे छोटा सा कंट्री है इधर में, यहाँ। फाइन, आगे टॉपिक को हम लोग समझते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि क्यूबा में यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे से फाइट करेंगे। क्वेश्चंस देखो ये बहुत बार पूछे गए हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 2019 में पूछा गया है। एक्सप्लेन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 12 में। हाईलाइट वन। ओके, इसके अलावा और भी कुछ जो ईयर्स में जो है ये क्वेश्चंस इनडायरेक्ट वे में पूछे गए हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। पहले मैं क्यूबा के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। क्यूबा जो कंट्री है इसका रिलेशन यूएसए के साथ बहुत अच्छा था। क्यूबा कंट्री का रिलेशन यूएसए के साथ बहुत अच्छा था, फ्रेंडली कंट्री थे आपस में। क्यूबा में, अब क्यूबा को अगर हम लोग देखें तो वहां एक्चुअली में वो लोग शुगर बहुत प्रोड्यूस करते हैं, चीनी। तो जो भी शुगर प्रोड्यूस करते थे क्यूबा के लोग, वो लोग अपना चीनी शुगर जो है इसे यूएसए को बेच देते थे, अमेरिका को बेचते थे। और ये शुगर इंडस्ट्री वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते थे, उनको पैसा मिलता था उससे। तो शुगर इंडस्ट्री क्यूबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आज भी।
अब क्यूबा में जो भी कंपनीज थी, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, या फिर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस, इन सब की कंपनीज जो भी थी, मैक्सिमम कंट्रीज में यूएसए का इन्वेस्टमेंट था। जो मैक्सिमम जो कंट्रीज जो थी, उन कंट्रीज में यूएसए उसका मालिक था। जैसे हमारे कंट्री में फेसबुक चलता है, तो फेसबुक एक कंपनी है, लेकिन इसका मालिक कौन है? एक अमेरिका का एक पर्सन, मार्क जुकरबर्ग है। वैसे ही क्यूबा में बहुत सारी कंपनीज थी, या बहुत सारी कंपनी का मालिक जो है वो यूएसए के लोग थे, क्यूबा के लोग नहीं थे। बहुत सारी कंपनी और यूएसए के लोग उसके मालिक। और इसके साथ ही क्यूबा जो है वो शुगर एक्सपोर्ट करता था, शुगर बेचता था यूएसए को, और इनके बीच में रिलेशन जो है वो काफी अच्छा चलता था। लेकिन क्यूबा में जो गवर्नमेंट जो था, वो गवर्नमेंट जो है वो काफी करप्ट था, भ्रष्टाचार। क्यूबा में जो गवर्नमेंट जो था वो काफी करप्ट था। एज ए रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि क्यूबा के ही कुछ लोग जो है, ये लोग इस गवर्नमेंट को हटा देंगे। ये गवर्नमेंट का रिलेशन यूएसए के साथ तो काफी अच्छा है, गुड है, रिलेशन काफी अच्छा था। लेकिन इस गवर्नमेंट को क्यूबा के कुछ लोग जो है वो हटा देंगे। ये कुछ लोग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो। तो ये लोग इस गवर्नमेंट को हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये लोग, क्यूबा में जो बहुत सारी कंपनीज जो थी, उस कंपनीज में यूएसए के लोग जो मालिक थे, तो वो कंपनी को ये लोग क्या करेंगे? नेशनलाइज कर देंगे। जो न्यू गवर्नमेंट आएगी, फिडेल कास्ट्रो इस गवर्नमेंट को हटाने के बाद में एक नया गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे, और ये न्यू गवर्नमेंट क्यूबा जो भी कंपनीज थी जिसमें यूएसए के मालिक जो थे, उनको हटा देंगे वहां से, और ये सारे कंपनीज को अपने अंडर ले लेंगे, अपने गवर्नमेंट के अंडर ले लेंगे। ये चीज यूएसए को पसंद नहीं आएगा, और एज ए रिजल्ट हम लोग देखेंगे यूएसए और क्यूबा का रिलेशन जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इस चीज में गुस्से से आके यूएसए जो है वो क्यूबा से शुगर को खरीदना भी मना कर देगा। यूएसए क्यूबा से शुगर खरीदना बंद कर देगा। सो इससे क्यूबा के लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होगा, और इस टाइम में हेल्प करने के लिए सामने आएगा यूएसएसआर। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि क्यूबा का रिलेशन यूएसए के साथ अच्छा था, गवर्नमेंट का रिलेशन यूएसए के साथ अच्छा था, लेकिन बाद में इस गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। इस गवर्नमेंट को हटा देंगे कौन? फिडेल कास्ट्रो अपने और लोगों के साथ मिलके इस गवर्नमेंट को हटा देंगे, और नया गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, न्यू गवर्नमेंट बनाएंगे। और ये जो न्यू गवर्नमेंट है, ये कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे यूएसए नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, और यहां से हम लोग देखेंगे यूएसए और क्यूबा का रिलेशन खराब हो जाएगा। इस टाइम में क्योंकि क्यूबा अब यूएसए का दुश्मन बन गया है, एनिमी बन गया है, तो यूएसएसआर इस मौके का फायदा उठाएगा और यूएसएसआर क्यूबा से दोस्ती करेगा। और इस दोस्ती में ही यूएसएसआर बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो क्यूबा में इंस्टॉल करेगा, अमेरिका को डराने के लिए। अब यूएसएसआर क्यूबा से क्यों दोस्ती कर रहा है? इसका एक रीजन है। ये जो टाइम पीरियड है, ये जो इवेंट हुआ, ये 1962 का इवेंट है। 1962 में ये इवेंट जो है ये हुआ, 1961 से 62 में, 1961 और 62 में ये इवेंट जो है ये चला बेसिकली। इस टाइम में हुआ ये था कि जैसे ये अमेरिका है, अब मान लो ये है यूएसएसआर, तो ये है यूएसए और ये है यूएसएसआर। अमेरिका ने यूएसएसआर को डराने के लिए, यूएसएसआर के बगल में एक कंट्री है, यूएसएसआर के नजदीक में एक कंट्री था, टर्की, जिसको हम लोग तुर्की बोलते हैं, आज भी है वो कंट्री। वहां पे काफी सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो वहां पे इंस्टॉल करके रखे हुए थे, यूएसएसआर को डराने के लिए। और ये कंट्री यूएसएसआर से काफी नजदीक है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि ये टर्की है कहां। मैं आपको मैप में ले चलता हूं। ये देखिए, ये है टर्की, ये टर्की, ये रहा। यहाँ पे
यूएसए ने, अमेरिका ने काफी सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो इंस्टॉल करके रखे हुए थे। और ये देखो, ये जो बगल का ये सारा रीजन था वो यूएसएसआर था। तो टर्की से मिसाइल लॉन्च होगा यूएसएसआर पे अटैक करने के लिए, तो इंस्टॉल करके रखे हुए थे। इस चीज को लेके यूएसएसआर काफी कंसर्न था, काफी डरा हुआ था। इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर जो है ये भी करेगा एक काम सेम। ये भी यूएसए के बगल में क्यूबा मौका का फायदा उठाएगा और यूएसएसआर भी क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर देगा। अब न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा से लॉन्च करेंगे तो यूएसए में जाएगा। तो जैसा यूएसए ने किया अमेरिका यूएसएसआर के साथ, वही काम यूएसएसआर ने भी किया अमेरिका के साथ। आगे बढ़ते हैं। सो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो यूएसएसआर वहां पे इंस्टॉल कर देगा, ऑल्दो लॉन्च नहीं करेगा, ये बस डराने के लिए था। अब ये न्यूक्लियर मिसाइल्स था। पूरे वर्ल्ड ने 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब क्या कर सकता है ये देख लिया था जापान में पूरे वर्ल्ड ने देखा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितने हजारों लोगों को 1 मिनट के अंदर में मार देता है। सो ये बहुत ही डैमेजिंग था। सो ये इन लोगों ने लॉन्च तो नहीं किया, बस डराने के लिए वहां पे इंस्टॉल किया यूएसएसआर ने क्यूबा में। और इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो इवेंट हुआ, इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? ये वो इवेंट है जिसमें यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो इंस्टॉल करके रखी, बाद में हटा लिया, लेकिन एक बार के लिए उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो इंस्टॉल करके रखी हुई थी। पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिचुएशन बन रहा था कि कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है और कभी भी ये न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो पूरे वर्ल्ड बहुत ही टेंशन में था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। तो हम लोग जरा लाइन बाय लाइन इस चीज को हम लोग समझते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को। इन अप्रैल 1961 में द लीडर ऑफ यूएसएसआर वेयर वॉरिड। वो लोग यूएसएसआर के जो लीडर थे वो लोग बहुत ही टेंशन में थे दैट यूएसए वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल क्यूबा एंड ओवरथ्रो फिडेल कास्ट्रो। यूएसएसआर जो है वो काफी चिंता में था कि यूएसए जो है वो क्या करेगा, वो क्यूबा पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि फिडेल कास्ट्रो ने वहां पे यूएसए का जो फ्रेंडली गवर्नमेंट जो है उसको हटा दिया था। क्यूबा में जो फ्रेंडली गवर्नमेंट है उसको हटा के तो फिडेल कास्ट्रो आ गया था। अब इस चीज को लेके यूएसए गुस्सा था, काफी कंसर्न था। तो वो यूएसए ये प्लान कर रहा था कि फिडेल कास्ट्रो को यहां से हटा देंगे, फिर से हमारा जो फ्रेंडली गवर्नमेंट है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। और ये सब इवेंट को देख के यूएसएसआर बहुत ही टेंशन में था। क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है, अभी हम लोगों ने देखा। सो हम लोग ये देखेंगे कि क्यूबा वाज एन एलाई ऑफ सोवियत यूनियन। क्यूबा जो है वो एलाई था। एलाई वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड। सो क्यूबा एक फ्रेंडली कंट्री बन गया था फिडेल कास्ट्रो के आने के बाद यूएसएसआर का। यूएसएसआर उसको बहुत सारा हेल्प भी कर रहा था, डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल, पैसे से मदद कर रहा था या डिप्लोमेटिक हेल्प कर रहा था। डिप्लोमेटिक हेल्प करने का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में क्यूबा, सभी के सामने क्यूबा को एक तरह से सपोर्ट करना। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि जो सोवियत यूनियन के जो लीडर है, लीडर का नाम क्या है? निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव ये लड़का है, ठीक है, निकिता। सो निकिता क्रुश्चेव जो है उस समय सोवियत यूनियन का लीडर थे। सो इन्होंने डिसाइड ये किया कि ये लोग क्यूबा को बनाएंगे रसिया का बेस, रसिया का मिलिट्री बेस। रसिया में बहुत सारे अपने मिलिट्री भेजेंगे, रसिया में बहुत सारे यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि क्यूबा को मिलिट्री बेस बनाएंगे, क्यूबा में बहुत सारे मिसाइल्स इंस्टॉल करेंगे, क्यूबा में बहुत सारे आर्मी भेजेंगे। और ये सब क्यों? ये सब इसलिए ताकि यूएसए जो है वो क्यूबा पे अटैक ना कर पाए, यूएसए क्यूबा को डरा ना पाए, इस कारण से। और ऐसा होगा भी। तो ये मिसाइल क्राइसिस कौन से ईयर में हुआ? 1962 में। सो 1962 में क्या होगा? यूएसएसआर, सोवियत जो है, ये क्यूबा में काफी सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है, इन न्यूक्लियर मिसाइल्स को वहां पे इंस्टॉल कर देगा, वहां पे लगा देगा।
एम क्या है? यूएसए को डराना, यूएसए को ये बताना कि अगर यूएसए क्यूबा पे अटैक करता है तो क्यूबा के पास जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स है और वो न्यूक्लियर मिसाइल से बहुत ही आराम से अटैक कर सकता है। यहाँ देखो बगल में एक इमेज दिया हुआ है, इसे देख सकते हो कि क्यूबा से मिसाइल अगर लॉन्च करेंगे तो कहां तक वो जा सकता था। देखो क्यूबा से मिसाइल लॉन्च करेंगे तो सारा यूएसए, ये व्हाइट वाला पार्ट है ये यूएसए है, क्यूबा और यहाँ पे क्यूबा है। क्यूबा से मिसाइल लॉन्च करेंगे तो यूएसए को आराम से हिट कर सकते हैं, किसी भी सिटी को। तो यूएसए काफी टेंशन में आ गया इस चीज को लेकर के। द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस वेपन put the US for the first time under fire from the close range and nearby double the number of base of city of America maintained which could be threatened by USSR। इस लाइन का मतलब यह है कि जब ये इंस्टॉलेशन हुआ इस वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का, तो यूएसए को बहुत टेंशन में इसने डाल दिया। क्यों? क्योंकि यहां से आराम से कोई भी मिसाइल जो है वो लॉन्च करके यूएसए के किसी भी सिटी को हिट कर सकते थे, यूएसए के किसी भी प्लेस को हिट कर सकते थे। और इस चीज से यूएसए काफी कंसर्न था। एक मिसाइल लॉन्च होगा, यूएसए का 50,000 1 लाख सिटीजन जो है एक बार में साफ हो जाएंगे। हिरोशिमा नागासाकी में यही तो हुआ था। तो इसलिए यूएसए बहुत ही डरा हुआ या फिर यूएसए टेंशन में काफी ज्यादा कंसर्न था। फाइनली हम लोग देखेंगे 3 weeks आफ्टर सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड द न्यूक्लियर वेपन्स इन द क्यूबा। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो क्यूबा में प्लेस कर देगा यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उस समय यूएसए में जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम था जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। And his advisor were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries। अब जब ये कुछ हो रहा था तो यूएसए कुछ कर क्यों नहीं रहा था? यूएसए रोक क्यों नहीं रहा था क्यूबा को? कारण ये था कि अगर वो लोग प्रॉपरली रोक नहीं पाए और अगर ये जो वॉर है ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियर वॉर मतलब ऐसा वॉर जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, न्यूक्लियर वॉर में अगर कन्वर्ट हो गया तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा। जॉन एफ कैनेडी यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। और इसके साथ ही जो निकिता क्रुश्चेव जो है वो लोग भी ऐसा नहीं चाहते थे। वो लोग, उन लोगों ने भी जो इंस्टॉल किया था ये डराने के लिए था, क्योंकि अगेन मैं फिर से बता रहा हूं पूरे वर्ल्ड ने, जापान में जो उसका इफेक्ट हुआ था न्यूक्लियर वेपन्स का, पूरे वर्ल्ड ने देखा था। तो दोनों ही साइड नहीं चाहते थे ऐसा। नाउ बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट क्रुश्चेव रिमूव द मिसाइल। लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट जो है वो इतना जरूर चाहते थे कि ये मिसाइल को किसी भी तरह से क्यूबा से हटाया जाए, ये न्यूक्लियर वेपन्स को किसी तरह से हटाया जाए। तो कैसे हटाएंगे? तो जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर किया जो अमेरिकन वॉरशिप है, वॉरशिप मतलब जो समुद्र में जो मिलिट्री के बड़े बड़े जहाज होते हैं, समुद्र में, ओशन में जो मिलिट्री के बड़े बड़े जहाज होते हैं वॉरशिप बोलते हैं। तो इन वॉरशिप को बताया, इन वॉरशिप को ऑर्डर दिया कि सोवियत से जो शिप आ रहा है, अब क्यूबा में जो भी मिलिट्री का सामान आएगा वो सोवियत कैसे लेके आएंगे? वो अपने शिप के थ्रू लेके आएंगे। तो जब वो सोवियत अपने शिप को लेके आ रहा था क्यूबा में, तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने क्यूबा को अपने जो भी उसके वॉरशिप जो थे उससे चारों तरफ से उसको घेर लिया। एम ये था कि यूएसएसआर को ये सब वेपन्स लेके क्यूबा में नहीं पहुंचने दिया जाए। पूरा वर्ल्ड में ऐसा लग रहा था कि कभी भी वॉर हो सकता है, क्योंकि यूएसएसआर भी काफी पावरफुल था। यूएसएसआर वेपन्स लेके पहुंच रहा है क्यूबा, यूएसए पहुंचने नहीं दे रहा है, एक तरह से घेर के रखा हुआ है उसे। कभी भी लग रहा था कि क्लैश कभी भी हो जाएगा, कभी भी वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी इवेंट को बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो पूरा इवेंट चल रहा है, ये जो टेंशन क्रिएट हो गया है पूरे वर्ल्ड में कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकता है यूएसए यूएसएसआर के बीच में, कभी भी क्यूबा से मिसाइल लॉन्च हो सकता है यूएसए के ऊपर में। तो ये पूरा इवेंट जो है, इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बाद में हम लोग देखेंगे ये वॉर एक्चुअली होगा नहीं, बाद में फिर यूएसए और यूएसएसआर जो है ये लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे, ये लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे। यूएसएसआर जो है वो क्यूबा से मिसाइल्स को हटा लेगा। इसके रिस्पॉन्स और इसके साथ ही यूएसए जो है, यूएसए ने टर्की में भी तो मिसाइल इंस्टॉल किया था, न्यूक्लियर मिसाइल, यूएसएसआर को डराने के लिए।
अटैक करने के लिए, तो यूएसएसआर भी वहां से न्यूक्लियर मिसाइल हटा लेगा। तो हम लोग देखेंगे दोनों एग्रीमेंट करके फाइनली इस चीज को जो है वो सेटल डाउन कर लेंगे। लेकिन एक टाइम के लिए तो ऐसा था कि पूरा वर्ल्ड जो है वो काफी डरा हुआ था। ये है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है लास्ट ईयर 2019 में भी पूछा गया है, प्रिपेयर करना है इसे प्रॉपर्ली। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो जो अभी मैंने जैसे बताया कि ये जो क्लैश जो था ये पूरे वर्ल्ड को नर्वस कर दिया इसने कि कभी भी वॉर हो जाए। इवेंचुअली उन लोग के बीच में सेटलमेंट हो जाता है। क्यों, और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेन ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सॉल्व होने के पीछे एक रीजन ये भी है क्योंकि दोनों ही साइड, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ही साइड वॉर को अवॉइड करना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि वॉर हो, न्यूक्लियर वॉर हो, बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो फाइनली जो है ये इवेंट जो है ये कूल डाउन हो जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है एक तरह से हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर के टाइम। कोल्ड वॉर, मैं फिर से ईयर बताता हूं, कोल्ड वॉर जो है ये 1945 के अराउंड से 1991 तक चला। और इस टाइम में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इवेंट होंगे जिस समय ऐसा फील होगा कि कभी भी वॉर हो सकता है। जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 में ऐसा फील होगा कि कभी भी वॉर हो सकता है, लेकिन फाइनली एग्रीमेंट करके वो लोग वॉर को अवॉइड करेंगे। फिर कुछ और ऐसे इवेंट होंगे उस समय भी लगेगा कभी भी वॉर हो सकता है, फिर से कूल डाउन होगा। यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम में हम लोग देखेंगे कि बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे जिस समय ऐसा लगेगा कि वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वॉर स्टार्ट होगा नहीं, वो लोग आपस में कूल डाउन कर लेंगे। फिर कुछ सालों के बाद में फिर से एक ऐसा कोई इवेंट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली इसी तरह से चलता रहेगा कोल्ड वॉर में। नाउ द कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन। तो कोल्ड वॉर क्या है? यहाँ पे देखो हम लोगों ने कोल्ड वॉर को पहले ही देखा था। तो कोल्ड वॉर क्या है? ये एक तरह का कंपटीशन है, कंपटीशन हो रहा है। और ये कंपटीशन जब हो रहा है तो उस समय टेंशंस भी क्रिएट हो रहे हैं। और जब कंपटीशन हो रहा है, टेंशंस क्रिएट हो रहा है, तो उस समय कन्फ्रंट्रेशन हो रहा है। कन्फ्रंट्रेशन वर्ड का मतलब है कि एक दूसरे के आमने सामने आ जाना, एक दूसरे से लड़ने के लिए एकदम आमने सामने आ जाना। किनके बीच? यूएसए और यूएसएसआर के बीच, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। और जब ये लोग लड़ रहे थे तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटलिस्ट ग्रुप, और यूएसएसआर कम्युनिस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यूएसए जब ये कोल्ड वॉर में था तो क्या ये अकेला था? नहीं, यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे इसके फ्रेंडली और जो कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज जो है ये बोल सकते हो, और भी काफी कंट्रीज हैं। इसी के साथ यूएसएसआर को भी कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कोल्ड वॉर के टाइम में ये लोग आपस में लड़ रहे थे और इनको सपोर्ट कर रहे थे उनके फ्रेंड्स, एलाइज, एलाइज मतलब फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। फॉर्चुनेटली ये कभी भी बहुत ही हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। हॉट वॉर मतलब ऐसा वॉर जहां पे एक दूसरे पे बम गिराएंगे, गोली चलाएंगे, उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ। टेंशन क्रिएट हुए फिर कूल डाउन हो गया, टेंशन क्रिएट हुए फिर कूल डाउन हो गया, लेकिन एक्चुअली गोली बम वगैरह रॉकेट मिसाइल्स नहीं चला। दैट इज फुल स्केल वॉर बिटवीन द टू पावर, देयर वेर वॉर ऑफ वेरियस रीजन। क्योंकि अगर मान लो वॉर अगर स्टार्ट हो जाता तो सिर्फ यूएसए यूएसएसआर तो नहीं लड़ते, यूएसए यूएसएसआर लड़ता, फ्रांस भी उसमें आता, यूके आता, उसमें पूरा का पूरा लगभग पूरा वर्ल्ड के जो भी मेजर कंट्रीज है सभी आते, यूक्रेन, बेलारूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सभी कंट्रीज इन्वॉल्व होते। तो कितना मेजर स्केल पे वॉर होता, अलग अलग रीजन्स में होता। सो इन लोगों ने अवॉइड किया, ठीक है, इन लोगों ने इस चीज को अवॉइड किया। कोल्ड वॉर के टाइम में ऐसा था कि यूएसए और यूएसएसआर ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपने साइड लाना चाहते थे, अपना ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना चाहते थे। जैसे एक तरफ यूएसए वाला ग्रुप है, एक तरफ यूएसएसआर वाला ग्रुप। अब मान लो एक कंट्री है, ये कंट्री को यूएसए लालच देता था, मान लो ये यूएसए है और इधर में ये यूएसएसआर है। इस कंट्री को यूएसए लालच देता था कि हमारे साथ आ जाओ, हम लोग तुमको ये बेनिफिट देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना ये बेनिफिट देंगे। इसी तरीके से यूएसएसआर भी उसको लालच देता था। अब फाइनली ये कंट्री किसी एक का साइड ले लेता था। बहुत सारे कंट्रीज ने किया, पाकिस्तान, टर्की,
ठीक है, इन लोगों ने किया, इराक, ईरान, काफी सारे कंट्रीज ने किया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे बहुत सारे रीजनल ग्रुप भी बनेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल ग्रुप भी बनेंगे। नाउ सो यानी कि कोल्ड वॉर है क्या? एक तरह का वॉर है अपना पावर दिखाने का, लेकिन इसके साथ कुछ और भी है। सो कोल्ड वॉर वाज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर दिखाना है या मिलिट्री पावर दिखाना है, इसके साथ ये कुछ और भी था। क्या था? एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। यूएसए का जो आइडियोलॉजी था ये था कैपिटलिस्ट। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, यूएसए का जो आइडियोलॉजी जो था वो था कैपिटलिस्ट। मतलब कंपनी में जो भी कंट्री में जो भी कंपनीज जो होगी वो कैसे होंगे? वो प्राइवेट कंपनीज होंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री होगी, बड़े बड़े कंपनीज होंगे। ओके, और इन जो भी कंपनीज वगैरह है इन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, ये अपना काम करेंगे। यूएसएसआर में जो भी कंपनीज वगैरह है, जो भी कुछ होगा कंट्री के अंदर में, वो सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। तो यूएसए कैपिटलिस्ट वाले में प्राइवेट कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल होगा सब कुछ। यूएसए जो आइडियोलॉजी फॉलो करता है वो है कैपिटलिस्ट, और यूएसएसआर जो करता था वो था कम्युनिस्ट। तो एक तरह का आइडियोलॉजी भी वॉर था। यूएसए ये क्लेम करता था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम अच्छा है, कंट्री को कैसा होना चाहिए? कैपिटलिस्ट होना चाहिए। कंट्री में प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट फैक्ट्रीज होनी चाहिए, प्राइवेट लोगों को, जो नॉर्मल जो प्राइवेट लोग हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो लोग अपना कंपनी खोले, कंपनी स्टार्ट करे, वो लोग अपना बिजनेस करे, अपने हिसाब से काम करे, गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यूएसए ये बताता था कि कैपिटलिस्ट अच्छा है कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वेयर एज यूएसएसआर जो है, इसका ये कहना था, इसका ये बोलना था कि गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ये सब कुछ रखना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ये सब कुछ रखना चाहिए। क्यों? ताकि इससे इक्वालिटी आएगा। यूएसएसआर ऐसा क्यों चाहता था कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में हो, कंपनीज जो है वो भी सरकारी हो, जो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो? क्यों? ताकि सबके साथ क्या हो? इक्वालिटी हो। तो यूएसएसआर बता रहा है कम्युनिज्म अच्छा है, यूएसए बोल रहा है कैपिटलिस्ट अच्छा है। तो ये एक तरह का आइडियोलॉजी है। यूएसए का आइडियोलॉजी हो गया कैपिटलिस्ट, यूएसएसआर का आइडियोलॉजी हो गया कम्युनिस्ट। तो दोनों ही ये बताने में लगे हुए थे कि कौन सा आइडियोलॉजी अच्छा है। यूएसए अपना क्लेम करता था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम अच्छा है, यूएसएसआर क्लेम करता था कि कम्युनिस्ट सिस्टम अच्छा है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कोल्ड वॉर जो है ये एक्चुअली आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था। पावर वाला कन्फ्लिक्ट तो था ही, दोनों कंट्री अपना अपना मिलिट्री पावर दिखा रहे थे, इसके साथ आइडियोलॉजी के कारण भी ये कन्फ्लिक्ट हुआ कि कौन सा ज्यादा अच्छा वे है कंट्री को चलाने का। किसी भी कंट्री में जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल सिस्टम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। यूएसए और यूएसए के साथ जो कंट्रीज जो है, यूएसए के जो फ्रेंडली कंट्रीज जो थे, अलाइज थे, उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न अलाइज। तो ये लोग आइडियोलॉजी, कौन सा आइडियोलॉजी फॉलो करते थे? कैपिटलिस्ट का। ये लोग आइडियोलॉजी फॉलो करते थे डेमोक्रेसी का। तो यूएसए का जो आइडियोलॉजी था, यूएसए और उसका जो अलाइज को क्या बोलेंगे? वेस्टर्न अलाइज। यूएसए के जो फ्रेंडली कंट्रीज जो होंगे उनको बोलेंगे वेस्टर्न अलाइज। तो ये लोग आइडियोलॉजी फॉलो करते थे कैसा? लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब कि लोगों के पास आजादी हो, लोगों को बोलने से कोई रोका ना जाए। अगर लोगों को गवर्नमेंट का कोई चीज पसंद नहीं आता है तो वो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सके कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी, लोगों के पास आजादी हो। तो ये यूएसए और वेस्टर्न अलाइज ये सिस्टम को प्रमोट करते थे। लेकिन यूएसएसआर और यूएसएसआर के जो फ्रेंडली कंट्रीज होंगे उनको बोलेंगे ईस्टर्न अलाइज। यूएसए के फ्रेंडली कंट्री को वेस्टर्न अलाइज, यूएसएसआर के फ्रेंडली कंट्री को ईस्टर्न अलाइज। तो यूएसएसआर के जो फ्रेंडली कंट्रीज थे, ईस्टर्न अलाइज और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ये लोग फॉलो करते थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ये लोग फॉलो करते थे सोशलिज्म का आइडियोलॉजी। क्लास 11 में आप लोगों ने जरूर ये डिस्कस किया होगा, जरूर पढ़ा होगा। सो यूएसएसआर वो लोग प्रमोट कर रहे हैं कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, लोग जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करे। यूएसएसआर वाले में ये आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच नहीं होगा।
लोग अगर गवर्नमेंट को कुछ क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। आज भी तुम देखो चाइना में, फॉर एग्जांपल चाइना में कम्युनिस्ट कंट्री है ना, चाइना में कम्युनिज्म है, चाइना में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलो वहां पे उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन वेयर एज हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में देखो डेमोक्रेसी है, यूएसए में देखो डेमोक्रेसी है। अगर तुमको गवर्नमेंट का कोई चीज पसंद नहीं आता है, तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलो कि हाँ ये गवर्नमेंट सही नहीं है, अच्छा नहीं है, बोल सकते हो। तो ये था आइडियोलॉजी का वॉर, इसके साथ पावर का कन्फ्लिक्ट भी था। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है कोल्ड वॉर। तो यहां देखो एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, लास्ट ईयर ये 2015 का क्वेश्चन है। हाईलाइट एनी वन मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन सोवियत इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोवियत का जो इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट वाला जो इकोनॉमी है, मतलब यूएसए वाला जो इकोनॉमी है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि सोवियत यूनियन में जो इकोनॉमी जो होगा इसको कंट्रोल करेंगे गवर्नमेंट, इसको जो है कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट। वेयर एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो इकोनॉमी जो है ये कौन रन करेंगे, ये रन करेंगे प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट कंपनी। तो ये एक डिफरेंस, ये 2015 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा नाउ, अच्छा यहाँ एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो, 2019 का क्वेश्चन है। देखो, हाईलाइट एनी वन डेमोक्रेटिक वैल्यू विच द ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन सोवियत सिस्टम लैक्ड। सोवियत सिस्टम जो है उसमें कौन सा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो नहीं था, लैक्ड मतलब नहीं होना। तो हम लोग ये देखें कौन सा एक वैल्यू नहीं था। आंसर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे दो वर्ड को थोड़ा सा देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक वर्ड है ऑथोरिटेरियन और दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक। इस वर्ड का मतलब क्या है मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। सोवियत जो सिस्टम था वो कैसा था, वो ऑथोरिटेरियन था और ब्यूरोक्रेटिक था। ऑथोरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक का मतलब ये है, ऑथोरिटेरियन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपना मनमानी करे, गवर्नमेंट को पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे हमारे कंट्री में अगर गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस लेती है और गवर्नमेंट वो डिसीजन अगर सही नहीं है तो हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है गवर्नमेंट से पूछने वाला, हाई कोर्ट है वो गवर्नमेंट से सवाल करती है, हम लोग है हम लोग भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं रास्ते में जा करके कि ये डिसीजन गलत है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन जहां पे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होता है वो लोग क्वेश्चनिंग को अलाउ नहीं करते हैं। ऑथोरिटेरियन मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, कोई पूछने अगर आएगा क्वेश्चन गवर्नमेंट से उसके डिसीजन को, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको पनिश करेंगे। जैसे चाइना क्या है, ऑथोरिटेरियन है। चाइना में गवर्नमेंट का डिसीजन को कोई भी क्रिटिसाइज अगर करे तो उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेटिक जो वर्ड का मतलब है कि ब्यूरोक्रेटिक वर्ड का बेसिकली मतलब ये है कि जो सोवियत सिस्टम था ये सब कुछ जो है ये सरकारी ऑफिसर्स जो है, जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है ये लोग चलाते थे। प्राइवेट कुछ भी प्राइवेट नहीं, सब कुछ के लिए सब कुछ के लिए गवर्नमेंट का जो है कंपनीज थी, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन थे, तो वो लोग आपस में उस तरह से चलाते थे। तो ये ब्यूरोक्रेटिक है, सब सरकारी बाबू जो है वो लोग चलाते थे। तो बेसिकली सोवियत सिस्टम जो था वो ब्यूरोक्रेटिक था, गवर्नमेंट सब कुछ रन करती थी और गवर्नमेंट कैसी थी, ऑथोरिटेरियन थे, किसी की नहीं सुनती थी। तो यहाँ पे कौन सा डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 2019 का क्वेश्चन है ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट हम लोग ये टॉपिक देखते हैं और फिर हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फाइन, ओके फाइन। सो अभी तक कुछ क्लियर हो रहा होगा कि कोल्ड वॉर क्या है। सो अगेन क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कोल्ड वॉर। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज कोल्ड वॉर, डिफाइन द टर्म कोल्ड वॉर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग कोल्ड वॉर। देखते हैं। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ, 1945। सो एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में जब हुआ तो उस समय
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ चेंज हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरा वर्ल्ड में जब यूएसए जब एटम बम जो है वो ड्रॉप करता है जापान के ऊपर में, उस समय पूरे वर्ल्ड में यूएसए जो है एक तरह से लीडर बन के सामने आएगा। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और इस समय वर्ल्ड वॉर टू में जो है दो ग्रुप थे। एक तरफ थे वर्ल्ड वॉर टू जब हो रहा था तो टोटल दो ग्रुप थे। एक ग्रुप में था यूएसए, यूके, इसके साथ इसी ग्रुप में सोवियत भी थे, फ्रांस भी थे, ब्रिटेन भी थे, यूके। सो एक ग्रुप में थे कौन, यूएसए थे, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस। और इस ग्रुप को हम लोग बोलते थे क्या, अलाइड फोर्स। अलाइड फोर्स। सो अलाइड फोर्स में कौन कौन है, यूएसए, कौन कौन थे, यूएस, फिर यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग थे। और दूसरा जो ग्रुप था उसको बोलते हैं एक्सिस ग्रुप। सो एक्सिस ग्रुप में कौन थे, जर्मनी, वो हिटलर वाला, फिर इटली, जापान। ठीक है, तो ये दूसरे ग्रुप में इटली, जापान वगैरह थे। तो ये हो गया अलाइड ग्रुप, और दूसरा ये जर्मनी वगैरह हो गया, ये एक्सिस ग्रुप हो गया। इन लोगों में वॉर हुआ, ये एक्सिस वाले हार गए, अलाइड जो है वो ग्रुप जीत गए। तो जब ये वर्ल्ड वॉर टू जब हो रहा था तो वर्ल्ड के जितने भी मेजर पावर थे वो सभी इसमें इन्वॉल्व थे। अब ये तो जब हो रहा था उस समय हम लोग तो गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, तो हम लोग जो है उस समय डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे उस समय, तो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को जबरदस्ती भेजा कि जाओ हमारे साइड से लड़ो। तो हम लोग भी एक तरह से कहा, बोला जाए तो हम लोग भी एक तरह से ये अलाइड के साथ थे। ऑल्दो हम लोग अपना चाहते नहीं थे कि हम लोग वॉर में पार्ट लेना, हम लोगों को तो जबरदस्ती भेजा गया था बंदूक दे करके कि जाओ लड़ो। वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोग देखेंगे, द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड स्प्रेड आउट द रीजन आउटसाइड। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये इवेंट हो रहा था। वर्ल्ड वॉर टू एक पर्टिकुलर कोई प्लेस में नहीं हुआ, ये साउथ एशिया में हुआ। साउथ एशिया मतलब ये जो इंडोनेशिया, बर्मा, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हो रहा था। चाइना, बर्मा, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी ये हो रहा था। इंडिया के जापान जब है अटैक करते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट तक आ गया था। द वॉर डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड मतलब बर्बाद कर दिया। द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिविलियन प्रॉपर्टी। तो इस पूरे वॉर ने क्या किया, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ किया, प्रॉपर्टी का डैमेज किया, सब कुछ को बर्बाद कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हम लोगों ने देखा था, कब से हुआ, 1914 से लेकर के 18 तक चला। ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, हम लोगों ने देखा था कि कब से कब तक है, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसने भी पूरे वर्ल्ड में काफी तबाही मचाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भी तबाही मचाई थी। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। सो वर्ल्ड वॉर टू जो है वो जब खत्म होता है तो उस समय एक नया इवेंट स्टार्ट होगा, दैट इज कोल्ड वॉर। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, और 1945 के बाद से हम लोग देखेंगे कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन, कब एंड हुआ वर्ल्ड वॉर, जब यूएसए ने एटम बम गिराया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। अगस्त का महीना था, 1945 का ईयर था। सो अगस्त के महीने में 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे, और इस कारण से जापान को बहुत डैमेज हुआ था। फाइनली उसने सरेंडर भी कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं यूएस को। यूएसए को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करने का मतलब है यूएसए को भड़ा बुरा खराब बोलते हैं। क्यों खराब बोलते हैं, बिकॉज यूएसए ने जो ये बम गिराया था, अमेरिका ने जो ये बम गिराया था, इस कारण से बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। ये जो बम गिराने का जो ये डिसीजन था, ये बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ इस कारण से। तो बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं कि यूएसए ने काफी सारे, अब उसमें जिन लोगों का डेथ हुआ क्या सारे मिलिट्री सोल्जर्स थे, नहीं, काफी सारे नॉर्मल सिटीजन थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, वुमेन्स थी। तो काफी सारे नॉर्मल लोग भी थे, नॉर्मल सिटीजन्स थे, उन लोगों का भी डेथ हुआ। सेकंडों में डेथ हुआ, भेपर बन गए। जहां बम गिरा वहां पे जो सिटीजन, जो लोग भी वहां पे लोग थे, उन लोग डायरेक्टली इतना हीट वहां पे जनरेट हुआ कि उस कारण से वो लोग पूरे भेपर बन गए, वाष्प बन के हवा में मिल गए, उड़ गए। तो इसलिए पूरे काफी सारे लोग जो है वो यूएसए को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं।
नाउ यूएसए को पता था कि जापान जो है ये सरेंडर करेगा, लेकिन इसके बावजूद उसने बिना मतलब के जो है वो बम गिराया, क्योंकि जापान को तो सरेंडर करना ही था, क्योंकि जापान और आगे वॉर नहीं कर सकता था। तो यूएसए को पता था कि आने वाले कुछ समय के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर जापान सरेंडर करेगा। तो बिना बम गिराए, बिना ये एटम बम यूज किए हुए भी जापान को हराया जा सकता था, लेकिन फिर भी उन लोगों को पावर दिखाना था। तो कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि यूएस जो है पूरे वर्ल्ड को अपना पावर दिखाना चाहता था, स्पेशली सोवियत यूनियन को। सोवियत यूनियन को अपना पावर दिखाना चाहता था कि देखो हम लोग कितने पावरफुल है, देखो यूएसए अमेरिका कितना पावरफुल है, और ये दिखाने के लिए ही उसने न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज किया। पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहता था कि देखो हम लोग दादा हैं वर्ल्ड के। So USA action was intended to stop Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere. So USA क्या इंटेंड करता था, क्या चाहता था कि सोवियत यूनियन को रोके, सोवियत यूनियन को रोके किस चीज में, मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन। सोवियत यूनियन जो भी गेन्स कर रहा था एशिया में, जो भी गेन कर रहा था, जो मिलिट्री या पॉलिटिकल जो उसको फायदा हो रहा था सोवियत यूनियन को, तो वो ये दिखाना चाहता था कि ये फायदा जो है ये एशिया में तुम जो कर रहे हो, बाकी दूसरी जगह कर रहे हो, उसको रोकने के लिए यूएसए ने ये बम गिराया, ये दिखाने के लिए कि यूएसए जो है ये सुप्रीम है, यूएसए सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, सबसे ताकतवर है। यूएस का कुछ और कहना है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये कुछ और कहता है, ये बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है। यूएसए का कहना है कि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो है उनका डेथ हो रहा था इस वॉर में। ये वॉर जो है, ये वॉर हो रहा था यूएसए का, यूएसए और उसके जो भी अलाइड फोर्सेस जो भी थे, यूएसए के जो साथी कंट्रीज थे, फ्रेंडली कंट्रीज थे, एलाइज थे, उनके सोल्जर्स का डेथ हो रहा था। यूएसए इस चीज को रोकना चाहता था, और बेसिकली और ये कैसे रुकेगा, अगर वॉर खत्म होगा, वॉर एंड होगा तभी ये रुकेगा। तो बेसिकली यूएसए ये क्लेम करता है हम लोग तो ये चाहते थे कि वॉर जो है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि और लोगों का जान ना जाए। तो इसके लिए क्या किया, बम गिरा दिया, एक बार में लोगों को खत्म कर दिए और आगे लोग नहीं मरेंगे। सो यूएसए ने अपने सोल्जर्स का जान बचाने के लिए जापान पे बम गिराया, जापान के लाखों लोगों को मार दिया। सो यूएस सपोर्ट क्या करता है कि ये ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम वाज नेसेसरी, ये जरूरी था। क्यों, टू एंड वॉर क्विकली, वॉर को जल्दी से खत्म करने के लिए, एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड लाइव्स, और लॉस जो हो रहा है, जो लाइफ का, जो जिंदगी का जो लॉस हो रहा है अमेरिकन का और अलाइड फोर्स, अमेरिका के साथ जो कंट्रीज जो लड़ रहे थे, जैसे जापान, अमेरिका के साथ जो कंट्रीज थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम वगैरह जो लोग भी थे, इनका लाइफ को बचाने के लिए हम लोगों ने ये बम को ड्रॉप किया। जो भी कारण हो, इतना तो तय है, डेथ तो काफी हुआ, बर्बादी बहुत ज्यादा हुई। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतना तो तय था कि बहुत बर्बाद हुआ। और इसका रिजल्ट क्या निकला फाइनली, कि पूरे वर्ल्ड में टोटल 2 न्यू पावर जो है वो बाहर आए, 2 न्यू पावर ऑफ द ग्लोबल स्टेज जो है वो बाहर आए। 2 वर्ल्ड के जो 2 नए लीडर सामने आते हैं, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। क्योंकि उस टाइम तक जर्मनी या जापान भी बहुत पावरफुल था, लेकिन क्योंकि जर्मनी या जापान ये लोग तो हार गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इनका पावर बहुत कम हो गया। तो अब पावरफुल कौन बचे, सिर्फ यूएसए एंड यूएसएसआर। वॉर खत्म हो गया, लेकिन जब कभी भी वॉर होता है किसी भी 2 कंट्री के बीच में, अगर रियलिटी में बताऊं तो जीतता कोई नहीं है। तुम सोचो, ये एक कंट्री है और ये एक दूसरा कंट्री है, ये लोग आपस में वॉर कर रहे हैं, मान लो ये लोग जो है ये लोग जीत गए, ये जो कंट्री जो है, ये कंट्री जो है, ये कंट्री मान लो जीत गया, ये कंट्री जो है ये जीत गया, और ये लॉस कर रहा है। लेकिन डेथ तो दोनों ही साइड हुआ था, ठीक है, जहां लॉस हुआ वहां पे 1000 लोग मर गए, यहाँ पे भी तो 500 मरे होंगे। मान लो जिस जो कंट्री जीता है उसने यहाँ पे 100 बम गिराए, तो ये लॉस वाला कंट्री ने भी तो कम से कम 70 बम जरूर गिराए होंगे। तो लॉस तो दोनों ही तरफ हुआ है, दोनों तरफ इकोनॉमी बर्बाद। यानी कि जब कभी भी वॉर होता है किसी भी कंट्री के बीच में, रियलिटी यह है जीतता कोई नहीं है, दोनों ही तरफ लॉस होते हैं। हाँ, कहीं ज्यादा लॉस होता है, कहीं कम लॉस होता है, पर लॉस तो दोनों ही तरफ होता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में यूरोप के काफी सारे कंट्री इन्वॉल्व थे,
कुछ कंट्री विनिंग साइड में थे, कुछ कंट्री लूजिंग साइड में थे, लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तो यूरोप का जो इकोनॉमी है वो तो बर्बाद हो गया। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब बर्बादी। तो डिवास्टेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी हुआ, और इवन दूसरे पार्ट्स में भी। तो इकोनॉमी यूरोप के जो भी पावरफुल कंट्री जो थे, जर्मनी जैसे, या फिर यूके भी काफी पावरफुल उस टाइम था, लेकिन क्योंकि ये लोग वॉर में इन्वॉल्व थे इसलिए इन लोग का पावर काफी कम हो गया, इनका इकोनॉमी बर्बाद हो गया, बहुत सारा खर्चा हुआ, पैसा बहुत लगता है वॉर में। अब इस चीज का फायदा उठा के यूएसए जो है ये तो अब पावरफुल बन गया, सोवियत यूनियन भी अब पावरफुल बन गया। अब ये पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ इवेंट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ घटना हो रहा था, इवेंट हो रहा था, इसको अब ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इन्फ्लुएंस कर रहे थे मतलब कि इसको ये एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ इवेंट्स जो हो रहा है उनको अब उन पे एक तरह से हम लोग देखेंगे कंट्रोल है, यूएसए का और सोवियत यूनियन का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ, while the Cold War was an outcome of emergence of US and USSR as the two superpower, तो कोल्ड वॉर जो है ये एक तरह से आउटकम था, ये रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस था। किस चीज का कॉन्सिक्वेंस? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कॉन्सिक्वेंस था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसए एंड यूएसएसआर वर्ल्ड के दो पावरफुल बन गए। अब दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन? तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों में से सिस्टम किसका अच्छा, कैपिटलिस्ट अच्छा कि कम्युनिस्ट अच्छा? दोनों आपस में लड़ रहे हैं। It was also rooted in the understanding that destruction caused by the use of atom bomb is too costly for any country to bear. The logic is simply yet powerful when two rival powers are in possession of the nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each. मतलब क्या है? अगर दो कंट्री के बीच में वॉर होता है, दो कंट्री के पास अगर मान लो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो दोनों आपस में वॉर करने से डरेंगे, दोनों आपस में लड़ाई करने से डरेंगे। कारण ये है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर न्यूक्लियर वेपन यूज होता है इस वॉर में, अगर मान लो वॉर स्टार्ट हो जाता है, फुल फ्लेज्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय क्या है, क्या होगा? वो लोग हो सकता है आपस में न्यूक्लियर वेपन यूज करे, और न्यूक्लियर वेपन यूज करे तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा। और इस कारण से बाकी जो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज है वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि न्यूक्लियर वॉर हो। जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान में पूरा वर्ल्ड जब कभी भी टेंशंस होता है, मान लो इंडिया पाकिस्तान को में किसी रीजन को लेके टेंशंस जो होता है, तो तुम देखना वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज जो है वो लोग सामने आते हैं समझाने के लिए इंडिया पाकिस्तान दोनों को कि नहीं वॉर मत करो, नहीं नहीं वॉर मत करो। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड को पता है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वॉर अगर होगा तो ये बहुत बर्बादी लाएगा। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है ये एक तरह से वॉर को रोक रहा है। अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो आपस में वो लोग, हम लोग अगर न्यूक्लियर वेपन इंडिया पाकिस्तान के बीच के पास नहीं होता तो हम लोग अभी तक और भी कितने बार लड़ चुके होते। न्यूक्लियर वेपन अगर हमारे पास पाकिस्तान के पास नहीं होता तो हम लोग अभी भी कितने बार हम लोग लड़ चुके होते। क्यों नहीं लड़ रहे? बिकॉज न्यूक्लियर वेपन से। क्योंकि किसी भी एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन यूज कर दिया तो दूसरा कंट्री भी बिल्कुल यूज करेगा, और फिर ये कहां रुकेगा पता नहीं। इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशन, neither side would want to risk war since no political gain would be justified the destruction of the society. बहुत सारा ऐसा टेंशन वाला इवेंट होने के बावजूद वॉर नहीं कर रहे थे यूएसए एंड यूएसएसआर के कंट्रीज, यूएसए एंड यूएसएसआर आपस में। बिकॉज रीजन वही है कि अगर मान लो कोई कंट्री को कुछ गेन होता भी है, कुछ पॉलिटिकल गेन होता भी है, लेकिन इसके बदले जो बर्बादी जो होगा न्यूक्लियर वेपन से वो तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। In the event of nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other to be winner. दो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अगर वॉर होता है और कोई एक मान लो एंड में यूएसए जीत जाता है और न्यूक्लियर वेपन से इस लड़ाई में अगर यूज होता है, तो इतना तो तय है कि हम लोग क्या ये क्लेम कर सकते हैं कि यूएसए जीत गया? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर होगा, यूएसए अपना हजारों न्यूक्लियर वेपन यूएसएसआर पे ड्रॉप करेगा, यूएसएसआर अपना हजारों न्यूक्लियर वेपन यूएसए पे ड्रॉप करेगा, दोनों तरफ करोड़ों लोग मरेंगे।
तो किसको, कौन सा कंट्री क्लेम करेगा कि मैं जीत गया? यूएसए के भी करोड़ों लोग मरेंगे, यूएसएसआर में भी करोड़ों लोग मरेंगे। तो करोड़ों, जब वहां पे मिलियंस ऑफ लोगों का जब डेथ हो रहा है, उस टाइम में कोई भी कंट्री क्या क्लेम कर पाएगा कि हम लोग तो जीत गए? किस कॉस्ट पे? लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का डेथ पे पूरा कंट्री बर्बाद हो जाएगा। तो जब कभी भी न्यूक्लियर वॉर अगर ऐसा कुछ होगा तो दोनों कंट्री इतना बैडली हार्म्ड होगा कि कोई साइड क्लेम नहीं कर पाएगा कि हम लोग जीत गए। इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक and disable the nuclear weapons of rival, the other would still left with enough nuclear weapon to inflict unacceptable destruction। मतलब क्या है? मान लो कल के डेट में, कल ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और ये हम लोग इंडिया, मान लो कल के डेट में किसी कारण से इंडिया पाकिस्तान में टेंशन क्रिएट होती है। अब पाकिस्तान ये सोचता है कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन से इंडिया पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण इंडिया के पास कुछ, इंडिया जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो पाकिस्तान बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन हमारे अलग अलग शहर पे जो है वो गिराएगा, कोलकाता पे, दिल्ली पे, मुंबई पे, है ना। मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ सिलीगुड़ी में भी, उस पर भी गिरा दे। तो अलग अलग सिटीज पे न्यूक्लियर वेपन्स गिराएंगे, ये सोच के कि इंडिया को पूरा बर्बाद कर देना है। और ये पाकिस्तान अगर मान लो ये कर भी लेता है, इसके बावजूद इंडिया जो है, इंडिया के पास फिर भी कुछ ना कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बच जाएगा, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हम लोग काफी छुपा के, सभी कंट्री काफी छुपा के जो है सीक्रेट प्लेसेस पे रखते हैं। हमारे जो सबमरीन वगैरह है, हमारे जो वॉरशिप जो है, जो ओशन में चलते हैं वहां पे रखते हैं हम लोग। तो हमारा इंडियन ओशन में मान लो एक शिप है, तो वो शिप में न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अलग अलग जगह हम लोग रखते हैं। अब हमारी बारी, अब हम लोग उसको यूज करेंगे। अब रिटर्न में जब हम लोग जब यूज करेंगे तो हम लोग भी वही करेंगे, हम लोग भी पाकिस्तान का अलग अलग सिटी, लाहौर, इस्लामाबाद, सब जगह पे गिराएंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान कितना भी ट्राई कर ले हमारे कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन गिराने का, हमारे पास कुछ ना कुछ वेपन्स तो बच ही जाएगा, और उस वेपन से हम लोग पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कर सकते हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा? दोनों कंट्री बर्बाद। तो वही यहां बोल रहे हैं कि अगर पहला कंट्री कोई अटैक कर भी देता है तो भी दूसरा कंट्री के पास कुछ ना कुछ न्यूक्लियर वेपन्स तो बच ही जाएगा। अब वो काफी इनफ होगा बर्बाद करने के लिए, काफी इनफ होगा बर्बाद करने के लिए। ये जो अभी मैं टोटल समझा रहा हूं, इसको बोलते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। एक तरह से, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है तो उन लोगों को वॉर करने से रोक रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन जो है उन लोगों को वॉर करने से रोक रहा है। तो ये जो, यानी कि न्यूक्लियर वेपन जो है एक तरह से वॉर को अवॉइड करने में हेल्प कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिक ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस मतलब रोकना, किसी चीज को रोकना, डरा के रोकना। तो हम लोग जो है सभी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो लोग सामने वाले को डरा के रखते हैं कि वॉर नहीं करेंगे। यूएसए यूएसएसआर आपस में क्यों नहीं लड़े? क्योंकि दोनों को पता था न्यूक्लियर वेपन्स है। बोथ द साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब कि अटैक करना, हमला करना, अगेंस्ट द अटैक एंड कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। दस Cold War, in spite of being the intense from rivalry between the great power, remain cold and not hot. So हम लोग ये देखेंगे कि कोल्ड वॉर जो है ये इतना टेंशन होने के बावजूद ये हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है तुम लोगों से, व्हाट आर द रीजंस? क्या कारण है कि कोल्ड वॉर डिडंट कन्वर्टेड टू हॉट वॉर? कोल्ड वॉर इतना लंबे समय तक चला, 1945 से 1991 तक, लेकिन यूएसए यूएसएसआर के बीच में लड़ाई नहीं हुआ एक्चुअल में। तो इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर देना है, ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस को एक्सप्लेन करना है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म लॉजिक ऑफ डेटरेंस, या फिर जो मैंने बताया कि कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है? बिकॉज लॉजिक ऑफ डेटरेंस जो है, क्योंकि अगर हॉट वॉर में कन्वर्ट होता, दोनों कंट्री को पता था कि न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे तो सामने वाला कंट्री भी यूज करेगा और दोनों ही तरफ बर्बादी होगा। तो इससे अच्छा है कि न्यूक्लियर वेपन यूज ना किया जाए, वॉर ना किया जाए। अच्छा, तो न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से वॉर तो नहीं हो रहा है, वॉर तो प्रिवेंट हो गया। प्रिवेंट मतलब रुक जाना, नहीं होना। तो वॉर तो नहीं हो रहा है, लेकिन मन में दुश्मनी तो है। सो न्यूक्लियर, तो यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस जो है, न्यूक्लियर वेपन का जो डेटरेंस जो है, ये वॉर को तो रोक रहा है, लेकिन मन में तो गुस्सा है। तो राइवलरी तो रहेगा, आज भी है यूएसए यूएसएसआर के बीच में, हमारे पाकिस्तान के बीच में।
पर न्यूक्लियर डेटरेंस का कहानी है। अच्छा, अब यहां हम लोग एक चीज देखते हैं, कुछ मिलिट्री फीचर्स के बारे में हम लोग समझते हैं कोल्ड वॉर के टाइम में। कोल्ड वॉर के टाइम में कुछ मिलिट्री फीचर्स, अब ये क्या है? जैसे मैंने बताया कि यूएसए, कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए और यूएसएसआर अकेले नहीं थे। यूएसए को सपोर्ट करने वाले उसके फ्रेंडली कंट्रीज थे, यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाले उसके फ्रेंडली कंट्रीज थे। तो इनको क्या बोलेंगे? एलाइज। तो यूएसए के पास एलाइज थे, यूएसएसआर के भी एलाइज थे। तो the two superpower and the countries in the rival bloc led by superpower were expected to behave as rational and responsible actor. They were to be rational and responsible in the sense that they understood risk of fighting war that might involve the two superpower. मैं ये इस चीज को समझाता हूं। मान लो ये है यूएसए और ये दूसरा जो है ये है यूएसएसआर। अब जैसे मैंने बताया कि यूएसए और यूएसएसआर के कुछ फ्रेंडली कंट्रीज भी थे, अलाइज भी थे। तो यूएसए को सपोर्ट कर रहा है एक छोटा सा कंट्री है, मान लो ये यूएसए का फ्रेंड कंट्री है, और एक दूसरा छोटा सा कंट्री है वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता है, यूएसएसआर का अलाई है। मान लो किसी कारण से अगर ये दोनों कंट्री के बीच में, इन दोनों कंट्री के बीच में अगर वॉर हो जाए, ये दोनों कंट्री के बीच में किसी कारण को लेके मान लो कुछ टेंशंस क्रिएट होती है, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में मान लो किसी कारण से टेंशंस क्रिएट होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपस में वॉर करेंगे। तो क्या होगा? ए और बी आपस में वॉर करेंगे। हो सकता है ए को सपोर्ट करने के लिए यूएसए आए क्योंकि ये तो इसका अलाई है, बी को सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर आए। यानी कि तुम एक चीज देखो, ए और बी का फाइट जो है इसने यूएसए और यूएसएसआर को भी लेके आ गए। ए को सपोर्ट कर रहा है यूएसए, इसी तरह और भी काफी सारे कंट्रीज थे जो यूएसए का अलाइज थे, वो सभी मिलके ए को सपोर्ट करेंगे। और भी काफी सारे कंट्रीज थे जो यूएसएसआर के अलाइज थे, वो सभी मिलके बी को सपोर्ट करेंगे। तो होगा ये कि ए और बी का छोटा सा इशू पूरे वर्ल्ड का वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड का एक साइड मिलके ए को सपोर्ट करेगा, पूरा वर्ल्ड में एक साइड मिलके बी को सपोर्ट करेगा। यानी कि दो छोटे छोटे कंट्री का बीच का छोटा सा इशू जो है पूरा वर्ल्ड का एक मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस चीज को अवॉइड करना था, इस चीज को अवॉइड करना था कि ऐसा कोई छोटा सा इशू बड़ा सा वॉर में कन्वर्ट ना हो। दैट मींस ये जो छोटे छोटे कंट्रीज थे जो यूएसए के अलाइज थे या फिर यूएसएसआर के अलाइज थे, इनको बहुत ही समझदारी के साथ, इनको बहुत ही रैशनल होके डिसीजंस लेने थे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा छोटा सा कुछ ऐसा हुआ और चले गए कि रुको हम यूएस अपना मेरा जो साथी है यूएसए इसको बुला के लेके आते हैं। ऐसा नहीं था कि बी कंट्री छोटा सा इवेंट होगा, बी बोलेगा कि मैं जा रहा हूं यूएसएसआर को बुला के लेके आने, वो भी लड़ेगा मेरी तरफ से। तो इन लोग को बहुत ही रैशनल होकर सोचना था। नाउ हम लोग यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि दे वेर टू बी रैशनल, जो ये अलाइज थे उनको रैशनल होना था, रिस्पॉन्सिबल होना था, छोटा छोटा इश्यू को वॉर में कन्वर्ट नहीं करना देना था। क्योंकि उनको पता था, क्योंकि उनको ये समझना था कि उनके बीच का जो वॉर है ये हो सकता है कि ये सुपर पावर को भी वहां पे लेके आ जाए, यूएसए एंड यूएसएसआर। आज जब वो लोग आएंगे तब वो सिचुएशन और खराब होगा क्योंकि उनके साथ और बाकी कंट्रीज जो है वो आएंगे। तो इससे क्या होगा, वॉर अगर होता है तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा। तो यहां से क्वेश्चंस जो है, यहां से क्वेश्चंस क्या फ्रेम होंगे कि व्हाई द एलाइज ऑफ द यूएसए एंड यूएसएसआर नीडेड टू बी रिस्पॉन्सिबल। यूएसए एंड यूएसएसआर के जो अलाइज थे उनको रिस्पॉन्सिबल क्यों बिहेव करना था, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। आंसर ये दे सकते हो कि यूएसए एंड यूएसएसआर के जो अलाइज थे उनको रिस्पॉन्सिबल इसलिए होना था बिकॉज कारण ये है कि उनका छोटा सा कंफ्लिक्ट जो है दैट माइट इनवाइट यूएसए एंड यूएसएसआर सुपर पावर, उनका कंफ्लिक्ट में हो सकता है यूएसए एंड यूएसएसआर भी इन्वॉल्व हो जाए और इसका रिजल्ट होगा कि छोटा सा कंफ्लिक्ट पूरा मेजर कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। So responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war, क्योंकि बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व होंगे तो आगे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि इन लोगों को काफी रिस्पॉन्सिबल जो है वो बिहेव करना था। तो इन लोगों को काफी रिस्पॉन्सिबल जो है वो बिहेव करना था। तो ये रीजन है कि उनको बहुत ही समझदारी के साथ, जो भी कंट्रीज जो थे उनको बहुत ही समझदारी के साथ उनको जो भी है डिसीजंस लेने थे। आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं अगली वीडियो में यहाँ जो ये पावर ब्लॉक्स जो है, जैसे मैंने बताया यूएसए का एक ग्रुप था, यूएसएसआर का एक ग्रुप था। यूएसए के ग्रुप को बोलते थे वेस्टर्न अलाइज, कैपिटलिस्ट वाले जो ग्रुप है। यूएसएसआर के ग्रुप वाले को बोलते हैं ईस्टर्न अलाइज। तो हम लोग ये ग्रुप क्या है हम लोग इसको समझेंगे ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में टेक्स्ट करके मुझे बताएं। ओके।